नमस्कार मित्रों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ पार्ट 2 का पेपर है आपका साहित्यिक अनुवाद की प्रक्रिया और उसका क्षेत्र। और इस अनुवाद की प्रक्रिया के और क्षेत्र के 3 भाग हैं: प्रशासनिक अनुवाद, संसदीय अनुवाद और विधि अनुवाद। आज हम चर्चा करेंगे विधि अनुवाद के बारे में। विधि शब्द से क्या अभिप्राय है, विधि का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, विधि का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ क्या है, फिर विधि की हम परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है उसके विषय में बात करेंगे, विधि के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे और विधि के कितने प्रकार हैं इस पर बात करेंगे। तो आज की पूरी चर्चा के हमारे केंद्रीय बिंदु ये रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधि का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी आचरण करता है, व्यवहार करता है, वे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए समाज के समक्ष सामाजिक प्रक्रिया के दौरान ही करता है और समाज के साथ ही उसके विभिन्न कार्यकलाप जुड़े हुए होते हैं। समाज की जो व्यवस्था है वे मानव के आचरण को, उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। वे मानव को औचित्य अनौचित्य के विषय में भी सजग करती है। और समाज में एक व्यवस्था होती है, एक सोशल ऑर्डर होता है और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में कुछ विधि विधान बनाए जाते हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना मानव के लिए अनिवार्य हो जाता है। यदि वे इन नियमों का पालन नहीं करता तो समाज के विकास में, समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है और उसका अपना स्वयं का जीवन भी उच्छृंखल हो जाता है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो समाज में छोटे छोटे समूह होते थे और समाज में एक जाति विशेष के या एक विचारों के व्यक्ति एक साथ एक समूह में रहते थे तो उनके आचरण को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक प्रथाएं बनाई जाती थी और मनुष्य उन सामाजिक प्रथाओं को मानता था, वे उनके अनुसार ही आचरण करता था। पर जैसे जैसे समाज का विकास होता चला गया, क्षेत्र व्यापक होता चला गया, समाज विकसित होता चला गया, वैसे वैसे ही मानव के हित परस्पर टकराने लगे। उनमें परस्पर एक दूसरे के साथ विचार वैभिन्न होने लगा और वो जो संयुक्त प्रथाएं बनाई गई थी वे संयुक्त प्रथाएं अब समाज की प्रगति में उतने सहायक नहीं हो पाई। तो उसके लिए कुछ नियम बनाने आवश्यक हो गए, कुछ उपनियम, कुछ विधि विधान बनाने की आवश्यकता हुई और इसीलिए विधि का जन्म हुआ, विधि का समाज में स्थान बना। तो सामाजिक व्यवस्था को, एक सोशल ऑर्डर को बनाए रखने में विधि का बहुत बड़ा योगदान रहा और सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, सहायक समाज में मानव के आचरण और व्यवहार तथा विभिन्न कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने में उपयोगी रहा। कि विधि के बिना मानव जीवन स्वच्छंद और उच्छृंखल हो जाता है। विधि के द्वारा ही नागरिकों को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों और दायित्वों का बोध होता है। विधि ही उन्हें इनका बोध कराने में सहायक होती है। जैसे हमारे क्या अधिकार है, हमारा शिक्षा का अधिकार है, हमारा मतदान का अधिकार है, सूचना का अधिकार है या उपभोक्ता अधिकार है, या हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या क्या दायित्व हैं, इन सब का बोध हमें विधि से ही प्राप्त होता है। इसी तरह से विधि मानव जीवन को अनुशासित करने के साथ साथ
समाज के अनुशासन को भी अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। मानव जीवन तो अनुशासित होता ही है, मनुष्य तो डिसिप्लिन होता ही है, और इसी कारण वे अन्य प्राणियों से भिन्न माना जाता है, और समाज भी उससे अनुशासित होता है। समाज में भी एक व्यवस्था बनती है, समाज में भी एक प्रगति का वातावरण, एक शांति का, सुव्यवस्था का वातावरण निर्मित होता है, और व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी विधि उपयोगी होती है। समाज में रहते हुए मनुष्य के क्या मूल अधिकार हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में उसके क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसके लिए भी विधि उपयोगी रही है। और राज्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विधि उपयोगी है, कि विधि से ही जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं और व्यक्ति ही उसका पालन नहीं करता, समाज के सभी लोग उसका पालन करते हैं, जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज, देश सब में एक शांति और व्यवस्था कायम रहती है, और उससे देश भी प्रगति करता है, उसकी अपनी, मनुष्य की अपनी पहचान बनती है, समाज विकसित होता है, और उसके साथ साथ देश का भी विकास संभव होता है। तो इस तरह से सामाजिक जीवन में विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य जीवन को, उसके आचरण को, उसके विभिन्न कार्यकलापों को अनुशासित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, एक और जहाँ विधि उपयोगी है, वहीं उसके साथ साथ अगर मनुष्य उन नियमों का, विधि का अनुपालन नहीं करता है, विधि में जो कर्तव्य, जो दायित्व बताए गए हैं, अगर उनका वे पालन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या दंड रहेगी, उसका प्रावधान भी विधि में रहता है। तो नियमों का पालन करने से जहाँ एक और विकास होता है, वहाँ इन नियमों का पालन न करने से मनुष्य दंड का अधिकारी रहेगा। तो इसके लिए वे व्यक्ति जो है एक मर्यादा में रहता है, तो मर्यादा में सीमित रखने का कार्य भी विधि करती है। तो इस तरह से मित्रों, हमने देखा कि सामाजिक जीवन में विधि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि विधि का अर्थ क्या है, विधि का क्या अभिप्राय है, उसका स्वरूप क्या है। अगर हम विधि शब्द की व्युत्पत्ति देखें, व्याकरणिक दृष्टि से विधि शब्द कैसे बना, तो हम देखते हैं वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लगकर विधि शब्द की व्युत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है नियम, समादेश, कोई विधि जो सबके लिए किसी बात को विशेष रूप से लागू करती है। अब इस विधि शब्द के लिए समाज में अनेक समानार्थी शब्द भी प्रचलित हैं, जैसे न्याय, कानून, नियम, धर्म। प्राचीन काल में, संस्कृत के काल में विशेष रूप से, जब संस्कृत हमारे देश की भाषा थी, राजभाषा थी, प्रशासन की भाषा थी, तो उस समय धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। धर्म जो मनुष्य का कर्तव्य है, जो मनुष्य के दायित्व है। तो स्मृतियों की रचना, धर्मशास्त्रों की रचना धर्म के अंतर्गत की गई। तो धर्म से अभिप्राय विधि का ही समानार्थी था। परंतु आज जब मानक शब्दावली का निर्माण किया गया, तो न्याय, कानून या नियम को, जो लोक में प्रचलित है, या धर्म जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, उसको मानक नहीं माना गया। आज विधि शब्द को मानक माना जाता है, और इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है लॉ। और लॉ की व्युत्पत्ति हम देखें तो ट्यूटोनिक धातु लैंग से हुई। कोई ऐसी वस्तु जो एकसार अर्थात बंधी हुई हो, बंधी हुई हो अर्थात नियमों में बंधी हुई हो, जिसमें नियम बंधे हुए हों, वो लॉ कहलाता है। ऐसे ही
अनेक भाषाओं में विधि के लिए या लॉ के लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे लैटिन में जस कहा जाता है, जापान में विधि के लिए गिरी शब्द है, फ्रांस में ड्रॉइट कहा जाता है, और इस्लामिक व्यवस्था में हम देखें तो वहाँ हुकुम शब्द है, हुकुम कहा जाता है। तो इस तरह से विधि के लिए अनेक शब्द आपके सामने हैं, और अनुवादक को जब ये पता हो कि किस भाषा में विधि के लिए क्या शब्द है, जब वे इसको जान लेता है तो अनुवाद करते हुए वे उस शब्द विशेष का प्रतिशब्द देखने में उसे आसानी होती है। अब हम देखते हैं कि विधि की कोशगत परिभाषा क्या है। शब्दकोश में विधि के लिए जो अंग्रेजी में लॉ शब्द है उसके लिए क्या परिभाषा दी गई है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लॉ की परिभाषा देते हुए कहा, एन ऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री और स्टेट दैट सेज व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू। अर्थात किसी देश या राज्य का आधिकारिक नियम जो बताता है कि लोग क्या करें और क्या न करें, तो क्या उनके लिए उचित है, क्या उचित नहीं है। तो औचित्य और अनौचित्य की बात यहाँ आती है। तो देश या राज्य का वे आधिकारिक नियम जो बताता है कि लोग क्या करें और क्या नहीं करें। तो इस तरह से लोगों के आचरण संबंधी नियम जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं उन्हें लॉ कहा जाता है, उनके लिए लॉ शब्द है। अब इस लॉ के लिए या विधि के लिए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न स्कॉलर्स ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। यद्यपि विधि शब्द व्यापक है, उसको एक सीमा में या एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी विद्वानों ने उसको एक परिभाषा में समेटने का या उसको बांधने का प्रयास किया। सबसे पहले हम देखते हैं थॉमस अर्स्किन हॉलैंड, जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ये पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है विधि के क्षेत्र में। और इस पुस्तक में उन्होंने विधि की परिभाषा देते हुए कहा कि विधि से आशय मानवीय कृत्यों के उन सामान्य नियमों से है जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरणों द्वारा होती है। तो यहाँ वही केंद्र में मनुष्य रहा कि मनुष्य के जो कार्यकलाप हैं उनके जो सामान्य नियम हैं जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरण द्वारा होती है। मनुष्य जो भी आचरण करता है उस आचरण से जुड़े हुए जो नियम हैं वे विधि के अंतर्गत आते हैं, और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो होते कि नियम बनते हैं और फिर उन नियमों को लागू करने का अधिकार किसको है? प्राधिकारी के द्वारा। वो कोई न्यायालय द्वारा ही प्राधिकृत किए जाते हैं। ये प्राधिकारी कोई व्यक्ति होता है जिसे उन प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में संसद को ये प्राधिकार दिया गया है। संसद जो है उसको अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी अध्यादेश, कोई भी नियम उपनियम का बनाए संविधान की संरचना करने के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि ये प्राधिकारी कोई व्यक्ति होता है जिसे उन प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं। इसी तरह से सालमंड हुए, जिनकी पुस्तक का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इस पुस्तक में उन्होंने विधि के लिए विधि के दो अर्थ लिए, एक सामान्य अर्थ और एक विशिष्ट अर्थ। सामान्य अर्थ में विधि के अंतर्गत सभी कार्यों संबंधी नियमों का समावेश कहा कि मनुष्य जितने भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है,
उससे संबंधित जो नियम बनते हैं वो सामान्य अर्थ के अंतर्गत आएंगे। और विशिष्ट अर्थ में विधि से तात्पर्य नागरिक विधि से है, जो किसी देश के नागरिकों के प्रति लागू होती है, जिसे उन्होंने राज्य की विधि या प्रदेश की विधि, वकीलों की विधि और न्यायालयीन विधि कहा है। तो ये जो विशिष्ट अर्थ में विधि है वे न्यायालय से संबंधित है, राज्य की विधि है या प्रदेश की विधि है, और ये देश के नागरिकों के प्रति लागू होती है। और हर देश की विधि भिन्न होती है। हर देश के नागरिक वो अपने देश की विधि का ही अनुपालन करते हैं। इसी तरह से एक अन्य विद्वान थे रोज पाउंड, और इनकी पुस्तक थी जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, और इसमें इन्होंने विधि शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग किया। पहला इन्होंने लिया कि विधि एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है, लीगल ऑर्डर है, जिसके द्वारा किसी राजनीति के सुसंगठित समाज में मानव आचरणों को सामाजिक नियंत्रण में रखा जाता है। दूसरा अर्थ इन्होंने लिया कि विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शन, अथॉरिटेटिव गाइड का कार्य करती है। विधि के अंतर्गत देश की सभी न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। तो न्याय से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जितने भी नियम, अधिनियम आदि हैं, जितने भी कार्यकलाप हैं, वो सब विधि के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से रोज पाउंड ने विधि का 3 अर्थों में प्रयोग किया। अब हम बात करें कि भारत में विधि के संदर्भ में क्या कहा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 के खंड 3 के अनुसार जब हमारा संविधान बनाया गया तो वहाँ विधि को भी परिभाषित किया गया। वहाँ कहा गया कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, खंड को कहा गया कि विधि के अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। तो भारत राज्य क्षेत्र में संसद में, न्यायालय में जो भी अध्यादेश, जो भी विधेयक बनते हैं या पारित किए जाते हैं, जो अध्यादेश बनते हैं, जो आदेश हैं, उपविधियां हैं, जो नियम विनियम हैं, अधिसूचनाएं आदि हैं, वो सब विधि के अंतर्गत आ जाती है। तो संविधान में विधि को स्पष्ट किया गया। इसी तरह से हिंदी में श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने विधि को लेकर के एक पुस्तक लिखी, विधि अनुवाद विविध आयाम, और इस पुस्तक में उन्होंने विधि को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार विधि की परिभाषा संक्षेप में मानव आचरण को विनियमित करने वाले नियमों की संहिता के रूप में की जा सकती है। तो इन्होंने विधि के मूल में मानव आचरण को महत्व दिया कि मानव के आचरण में उसके सभी कार्यकलाप आ गए, उसको विनियमित करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए नियमों की एक संहिता बनती है, और ये नियम सामाजिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाए जाते हैं। तो उसका मूल लक्ष्य समाज होता है। समाज में मानव, समाज का कैसे हित हो, समाज की कैसे प्रगति हो, विकास हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही ये नियम, ये विनियम, ये अध्यादेश आदि बनाए जाते हैं। ये मित्रों, अभी तक हमने जो अनुवाद विधि को लेकर के विभिन्न परिभाषाओं को देखा, इन परिभाषाओं को सामने रखते हुए अगर हम निष्कर्ष रूप में विधि को समझें तो विधि का से अभिप्राय है विधि मानव आचरण और बाह्य व्यवहारों के
औचित्य अथवा अनौचित्य को निर्धारित करके उन्हें नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए वे नियम हैं जिनसे सामाजिक नियंत्रण होता है। समाज में एकता, शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। ये नियम व्यक्तियों को विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने बात कही कि औचित्य और अनौचित्य की बात, कि मनुष्य के लिए क्या उचित है, समाज को केंद्र में रखते हुए, देश को केंद्र में रखते हुए, और क्या अनुचित है। जो उचित है उसका व्यवधान, उसको पालन करने में मनुष्य को अग्रसर करना, और जो उचित नहीं है और मनुष्य उसकी ओर प्रेरित होता है तो उसे उसके लिए दंड दिया जाए। तो विधि में औचित्य के लिए भी नियम बनाए गए और अनौचित्य को भी निर्धारित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए। और ये नियम राज्य द्वारा बनाए गए नियम हैं जिनसे समाज नियंत्रण होता है। समाज में एकता की स्थापना होती है, समाज में ऐक्य बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति की परस्पर वैचारिक विभिन्नता होती है और उनमें वैचारिक अपनी विभिन्नता को अलग करते हुए कैसे एकता स्थापित हो, कैसे शांति का वातावरण बने, एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, तो उसके लिए विधि का निर्माण किया जाता है। और ये नियम व्यक्तियों को विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य करते हैं कि मनुष्य को उन नियमों का पालन करना ही होता है। यदि वे उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे उसके लिए दंड का भागीदार बनना होगा, और उसके लिए दंड भी विधि में निश्चित किए गए हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने विधि के अर्थ, उसका कोशजन्य अर्थ, उसकी परिभाषा को जाना। अब हम बात करते हैं कि विधि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। कोई भी अनुवादक जब विधि का अनुवाद करता है तो उसे ये जानना आवश्यक है कि विधि के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जब तक वे ये नहीं जानेगा, वे अनुवाद के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। भारतीय संविधान, विधान, विधान के अंतर्गत अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधि आदि, ये सब भी विधि के क्षेत्र कहलाते हैं। भारत सरकार की विभिन्न नियम पुस्तिकाएं, विभिन्न आचरणों को लेकर के, कार्यकलापों को लेकर के जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियम बनाए गए, उन नियमों को प्रकाशित करके नियम पुस्तिकाएं बन गई हैं। तो वे नियम पुस्तिकाएं, अधिसूचनाएं, संविदा, पट्टे, निविदा आदि विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, ये सब जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अनुवादक के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और ये उसके लिए एक स्रोत सामग्री का कार्य करते हैं। नए और संशोधित नियम, अधिनियम, समय समय पर नियमों का संशोधन किया चला जाता है। तो जब जब वो संशोधित होते हैं तो उनकी वही सामग्री और विविध प्रकार की शासकीय अधिसूचनाएं, ये सब विधि के क्षेत्र कहलाते हैं। यद्यपि विधि बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं, अध्यादेश आते हैं, नियम, उपनियम आदि आते हैं, पर संक्षेप में हमने आपको कुछ विधि के क्षेत्रों के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं विधि के प्रकार। कितने प्रकार की विधि होती है? विधि के मूलतः दो प्रकार माने जाते हैं, एक सामान्य विधि और दूसरा विशिष्ट विधि। सामान्य विधि वे नियम जो पूरे देश पर लागू होने वाले होते हैं। भारतीय दंड संहिता जैसे दंड को लेकर जो प्रावधान बने हैं, वो भारत के सभी नागरिकों पर, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी प्रांत में, राज्य में, गांव में, नगर में रहने वाला है, उन पर समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय कंपनी विधि, कंपनी के जो नियम उपनियम बनाए गए हैं, वे नियम कंपनी कहीं पर भी देश के किसी भी भाग में स्थापित हो,
उन पर समान रूप से लागू होगी। ऐसे ही संपत्ति अंतरण विधि, जो संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है, वो नियम भी सभी पूरे देश पर एक समान रूप से लागू होंगे। किशोर न्याय अधिनियम, किशोरावस्था में जब कोई व्यक्ति, कोई किशोर जो है अपराध करता है तो उसके लिए न्याय का क्या विधान रहेगा, और वे चाहे गांव में रहने वाला कोई किशोर है या नगर में रहने वाला है, किसी भी प्रांत में रहने वाला है, उसके पर समान रूप से लागू होगा। ऐसे ही आतंकवाद निवारण अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो ये वे नियम हैं जो पूरे देश पर समान रूप से लागू किए जाते हैं और ये विधि के अंतर्गत आते हैं। और देश में किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में, महानगर में ये समान रूप से लागू होंगे। दूसरे हैं विशिष्ट विधि, स्थान विशेष के लिए लागू होने वाले नियम विधि, जो एक राज्य विशेष के द्वारा राज्य की स्थिति, परिस्थिति, वहाँ की आवश्यकता, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे दिल्ली किराया कानून अधिनियम। अब ये किराया कानून अधिनियम दिल्ली वासियों पर तो लागू होगा, वो उत्तर प्रदेश पर या हरियाणा पर या महाराष्ट्र आदि किसी अन्य राज्य पर लागू नहीं होगा। उन राज्यों के अपने किराया कानून अधिनियम होंगे। ऐसे ही दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, एक विक्रय कर अधिनियम है जो पूरे देश के लिए समान रूप से बना गया। जैसे आयकर अधिनियम है, पूरे देश के लिए एक समान है, परंतु जो विक्रय कर है कुछ ऐसे बनाए गए जो दिल्ली के लिए है या जो महाराष्ट्र के लिए अलग है, मध्य प्रदेश के लिए अलग है। तो वो राज्य अपने अनुसार अपनी आवश्यकता को देखते हुए अपने विक्रय कर अधिनियम बनाती है, जो केवल उनके राज्य विशेष में ही लागू होते हैं और ये विशिष्ट विधि कहलाती है। ऐसे ही जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम है या मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम है या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, तो ये भू राजस्व संहिता प्रत्येक प्रदेश की अपनी होगी। तो जो भू राजस्व संहिता मध्य प्रदेश में बनी है वे उत्तर प्रदेश पर लागू नहीं होगी या हिमाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगी, कि महाराष्ट्र में लागू नहीं होगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम है तो वो उड़ीसा पर लागू नहीं होगा। उड़ीसा की जो पंचायत राज अधिनियम है वो उड़ीसा के नागरिकों के अनुसार बनेगा, तो वहाँ की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो सामान्य विधि है वो पूरे देश पर लागू होती है और जो विशिष्ट विधि है वो राज्य विशेष के द्वारा बनाए गए, राज्य की आवश्यकता के अनुरूप बनाई गई विधि होती है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने समाज के लिए, सामाजिक व्यवस्था में विधि का क्या महत्व है इसको जाना, विधि के क्या अर्थ हैं, कोशजन्य अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा जानी, विधि के क्षेत्र और उसके प्रकारों पर चर्चा की। इसके साथ ही आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।